अल्कोहल, फिनाल्स एंड ईथर पार्ट 10। आज हम लोग अल्कोहल, फिनाल और ईथर के अंतिम भाग को पढ़ेंगे। इसमें रिएक्शंस ऑफ ईथर, ईथर की विक्रियाएं हम लोग को पढ़नी है। पहली विक्रिया है सोडियम ऑब्लिक लिक्विड अमोनिया के द्वारा अपचयन। सोडियम और लिक्विड अमोनिया अपचयक का कार्य करते हैं। ये सोडियम ऑब्लिक लिक्विड अमोनिया डाई एथिल ईथर को अपचयित करके एथेन और एथिल अल्कोहल बनाते हैं। इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, 2014 में पूछा गया है। अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना। तो ये डाई एथिल ईथर है, इसको सोडियम ऑब्लिक लिक्विड अमोनिया के साथ जब अपचयित करेंगे तो दो हाइड्रोजन परमाणु ये ग्रहण करके अपचयन करेगा। तो दो हाइड्रोजन है, यहाँ से ब्रेक होगा, हाइड्रोजन इधर जुड़ जाएगा और एक हाइड्रोजन इधर जुड़ जाएगा। तो ये इतना पोर्शन हो जाएगा C2H6 जो एथेन हो गया, और ये H जा करके O में जुड़ेगा तो ये कंपाउंड हो जाएगा C2H5OH। इस प्रकार डाई एथिल ईथर को सोडियम ऑब्लिक लिक्विड अमोनिया के साथ अपचयित करने पर एथेन और एथिल अल्कोहल का निर्माण होता है। दूसरी विक्रिया, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, 2014 और 16 में पूछा गया है। कोल्ड HI के साथ अभिक्रिया और हॉट HI के साथ अभिक्रिया। ठंडे हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ क्रिया। जब डाई एथिल ईथर की क्रिया ठंडे हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ कराई जाती है तो एक अणु एथिल अल्कोहल का और एक अणु एथिल आयोडाइड का प्राप्त होता है। HI की क्रिया होगी डाई एथिल ईथर के साथ ठंडे में, तो एक हाइड्रोजन इधर कर देंगे, आयोडीन इधर कर देंगे, तो ये हो जाएगा C2H5OH, एथिल अल्कोहल हो जाएगा। और दूसरा फ्रैगमेंट C2H5I माने एथिल आयोडाइड हो जाएगा। तो इस प्रकार एथिल डाई एथिल ईथर की क्रिया ठंडे HI के साथ कराने पर एक अणु एथिल अल्कोहल और एक अणु एथिल आयोडाइड का प्राप्त होता है। यही अभिक्रिया जब गर्म करके कराई जाती है हॉट HI के साथ, हॉट माने गर्म हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, तो इस अभिक्रिया में एथिल आयोडाइड के दो अणु बनते हैं और एक अणु जल का बनता है। तो इसको ब्रेक करने के लिए यहाँ से तोड़ेंगे, आयोडीन इधर कर देंगे, हाइड्रोजन इधर कर देंगे, फिर यहाँ से ब्रेक करेंगे, हाइड्रोजन इधर कर देंगे, आयोडीन इधर कर देंगे। तो एक अणु C2H5I ये हो गया, एक अणु C2H5I, तो अणु हो जाएंगे एथिल आयोडाइड के, और ये दोनों मिलकर के H2O का निर्माण करेंगे। तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एथिल आयोडाइड प्राप्त हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, जब कोल्ड HI के साथ क्रिया होगी तो एथिल आयोडाइड और एथिल अल्कोहल दोनों के एक एक अणु बनेंगे। हॉट HI के साथ जब क्रिया होगी तो एथिल आयोडाइड के ही दो अणु बनते हैं। चौथी अभिक्रिया है क्लोरीन के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विथ क्लोरीन। डाई एथिल ईथर की क्रिया क्लोरीन के साथ दो परिस्थितियों में होती है, एक अंधेरे में होती है डार्क में, और दूसरा सनलाइट की उपस्थिति में। तो डाई एथिल ईथर की क्रिया जब क्लोरीन के साथ कराते हैं डार्क में, अंधेरे में, तो ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ये इधर पहला, ये इधर दूसरा। तो ये पहले कार्बन आइटम पर दो दो हाइड्रोजन दोनों जगह लगे हुए हैं, इसमें से एक एक हाइड्रोजन क्लोरीन के द्वारा विस्थापित होगा, यानी 2HCl मॉलिक्यूल इसमें से निकल जाएंगे और एक क्लोरीन यहाँ आकर के लग जाएगा। इस प्रकार कंपाउंड बनेगा प्रोडक्ट CH3CHCl, फिर O रहेगा CH3CHCl, नाम होगा 1,1-डाइक्लोरो डाई एथिल ईथर। तो ये कंपाउंड हो गया। जब सनलाइट की उपस्थिति में यह क्रिया कराई जाती है तो क्लोरीन के 10 अणु भाग लेते हैं और 10 HCl निकलते हैं, यानी इस डाई एथिल ईथर में कुल 10 हाइड्रोजन हैं, 3 2 5 3 2 5।
कुल 10 हाइड्रोजन है, 10 हाइड्रोजन परमाणु 10 क्लोरीन के द्वारा विस्थापित हो जाएंगे। तो अब बना हुआ कंपाउंड C2H5 C2Cl5 इसको कहते हैं परक्लोरो डाईएथिल ईथर। इस प्रकार क्लोरीन की क्रिया डाईएथिल ईथर के साथ दो परिस्थितियों में देख रहे हैं हो रही है। डार्क में कराने पर 1,1 डाईक्लोरो डाईएथिल ईथर का निर्माण होता है और सनलाइट की उपस्थिति में परक्लोरो डाईएथिल ईथर का निर्माण होता है। अंधेरे में केवल 2 हाइड्रोजन परमाणुओं का क्लोरीन परमाणु द्वारा विस्थापन होगा। सनलाइट की उपस्थिति में 10 हाइड्रोजन परमाणु 10 क्लोरीन परमाणु द्वारा विस्थापित हो जाते हैं। अब 5वां रिएक्शन है एसिटिल क्लोराइड के साथ क्रिया। डाईएथिल ईथर एसिटिल क्लोराइड के साथ क्रिया करके एक अणु एथिल एसीटेट और एक अणु एथिल क्लोराइड बनाता है। एसिटिल क्लोराइड का फार्मूला होता है CH3COCl। यह एसिटिल क्लोराइड डाईएथिल ईथर के साथ क्रिया करता है तो एसिटिल क्लोराइड का क्लोरीन आइटम इस एथिल ग्रुप के साथ मिलकर के C2H5Cl बना लेता है जो एथिल क्लोराइड हो गया और ये CH3CO वाला हिस्सा आकर के इस C2H5O में आकर के जुड़ जाता है तो बनता है CH3COOC2H5। इस कंपाउंड को एथिल एसीटेट कहते हैं जो एक प्रकार का एस्टर है। तो एसिटिल क्लोराइड के साथ क्रिया कराने पर एथिल एसीटेट और एथिल क्लोराइड बनते हैं। छठा रिएक्शन PCl5 के साथ क्रिया है। डाईएथिल ईथर PCl5 के साथ माने फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ क्रिया करके एथिल क्लोराइड का 2 अणु बनाता है। तो डाईएथिल ईथर की क्रिया जब PCl5 के साथ होगी तो PCl5 में 2 पार्ट होता है PCl3 और Cl2। तो एक क्लोरीन इधर जुड़ जाएगा, एक क्लोरीन इधर जुड़ जाएगा और बीच में हो जाएगा PCl3। तो 5 क्लोरीन में से एक क्लोरीन बाएं साइड में, एक क्लोरीन दाहिने साइड में और 3 क्लोरीन बीच में। तो ये हो जाएगा C2H5Cl के 2 अणु बन जाएंगे यानी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एथिल क्लोराइड और बीच वाले हिस्से से POCl3 बन जाएगा। 7वां रिएक्शन है ऑक्सोनियम साल्ट का निर्माण। ईथर में ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर होते हैं जैसा यहाँ दिखाया गया है, ये पहले भी बताया जा चुका है। तो ईथर में ऑक्सीजन परमाणु पर 2 लोन पेयर होते हैं यानी 2 इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। ईथर इन इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है यानी ईथर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर या लेविस बेस का कार्य करते हैं। इसलिए ईथर जो है अम्लों के साथ यानी प्रबल अम्लों के साथ कोऑर्डिनेट बांड का निर्माण करते हैं और ऑक्सोनियम साल्ट बना लेते हैं। तो ईथर प्रबल अम्लों के साथ कोऑर्डिनेट बांड द्वारा ऑक्सोनियम साल्ट का निर्माण करते हैं, इसलिए ईथर प्रबल अम्लों में विलय होते हैं। पूछा जाता है कि ईथर प्रबल अम्लों में विलय होते हैं क्यों, तो इसका उत्तर देंगे कि ईथर प्रबल अम्लों के साथ ऑक्सोनियम साल्ट का निर्माण करते हैं कोऑर्डिनेट बांड के द्वारा, इसलिए ईथर प्रबल अम्लों में विलय होते हैं जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। ये Cl के साथ डाईएथिल ईथर की क्रिया होती है। तो ईथर में ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर है, एक लोन पेयर के द्वारा ये हाइड्रो कोऑर्डिनेट बांड का निर्माण करता है यानी ये हो जाएगा C2H5 ट्वाइस O और यह ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ कोऑर्डिनेट बांड का निर्माण किया, ये प्लस चार्ज हो गया यानी इस यौगिक का नाम होगा, इस साल्ट का नाम होगा डाईएथिल ऑक्सोनियम क्लोराइड। इसी तरह से H2SO4 के साथ ये भी प्रबल अम्ल है। ये डाईएथिल ईथर यहाँ भी हाइड्रोजन के साथ एक कोऑर्डिनेट बांड का निर्माण करेगा और ऑक्सोनियम साल्ट बनाएगा। इस ऑक्सोनियम साल्ट का नाम होगा डाईएथिल ऑक्सोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। इसी तरह से BF3 है, BF3 एक लेविस एसिड है और डाईएथिल ईथर लेविस बेस है।
तो यह लेविस बेस और लेविस एसिड दोनों परस्पर क्रिया करते हैं, कोऑर्डिनेट बांड का निर्माण होता है और कोऑर्डिनेट बांड के द्वारा बोरान ट्राइफ्लोराइड ईथरेट का निर्माण होता है। इस प्रकार इस अभिक्रिया में दो चीज़ें हैं, एक है ऑक्सोनियम साल्ट का निर्माण और दूसरा है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, यानी ईथर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर का कार्य भी करते हैं। तो यह भी पूछा जा सकता है कि एक रासायनिक समीकरण ऐसा लिखिए जिसमें ईथर लुईस क्षार का कार्य करते हैं। तो लुईस क्षार से संबंधित प्रश्न पूछा जाए या ऑक्सोनियम साल्ट से संबंधित प्रश्न पूछा जाए, दोनों परिस्थितियों में उत्तर ही देना है। ईथर के उपयोग, यूजेज ऑफ ईथर्स। ईथर कुछ कार्बनिक यौगिकों के लिए विलायक के रूप में प्रयुक्त होते हैं। ईथर का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग विलायक के रूप में है। दूसरा इंपॉर्टेंट यूज है ग्रिगनार्ड रिएजेंट के सिंथेसिस में, यानी ग्रिगनार्ड अभिकर्मक के निर्माण में भी ईथर का उपयोग किया जाता है, बहुत बड़ा रोल है। उस विक्रिया में अक्रिय माध्यम उत्पन्न करने में। तो ये तीन काफ़ी महत्वपूर्ण उपयोग हैं ईथर के। और सबसे महत्वपूर्ण उपयोग ईथर का है सर्जरी में, शल्य चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में। पहले निश्चेतक के रूप में क्लोरोफॉर्म का उपयोग किया जाता था, लेकिन क्लोरोफॉर्म की तुलना में ईथर अधिक सुरक्षित निश्चेतक होता है, एनेस्थेटिक होता है। इसलिए शल्य चिकित्सा में माने सर्जरी में ईथर सामान्य निश्चेतक और स्थानीय निश्चेतक, लोकल एनेस्थेटिक, दोनों के रूप में प्रयुक्त होते हैं। तो ईथर का उपयोग भी पूछा जाता है और उसमें अलग से भी पूछा जाता है कि निश्चेतक के रूप में ईथर का उपयोग लिखिए या उपयोग बताइए। तो जब निश्चेतक के रूप में पूछा जाएगा तो यही लिखना है कि क्लोरोफॉर्म की तुलना में ईथर अधिक सुरक्षित निश्चेतक होता है, इसलिए इसका उपयोग शल्य चिकित्सा में सामान्य निश्चेतक और स्थानीय निश्चेतक दोनों के रूप में किया जाता है। अब चूंकि निश्चेतक के रूप में ईथर का उपयोग होता है, इसलिए ईथर प्योर होना चाहिए, यानी ईथर की प्योरिटी की जांच, शुद्धता की जांच अवश्य की जानी चाहिए। तो ये भी पूछा जाता है कि ईथर की शुद्धता की जांच कैसे करेंगे। तो जो अशुद्ध ईथर होता है वो पोटेशियम आयोडाइड और स्टार्च विलयन के साथ नीला रंग देता है, और जो शुद्ध ईथर होता है वो पोटेशियम आयोडाइड और स्टार्च के साथ नीला रंग नहीं देता है। तो ईथर प्योर है या इम्प्योर है, इसकी जांच करने के लिए एक टेस्ट ट्यूब में ईथर ले लेंगे और उसमें पोटेशियम आयोडाइड तथा स्टार्च का विलयन मिलाएंगे। अगर नीला रंग आता है तो ये मानेंगे कि ईथर अशुद्ध है, अगर नीला रंग नहीं आता है तो ये कहेंगे ईथर शुद्ध है। इस प्रकार से ईथर की प्योरिटी का टेस्ट किया जाता है। अब होमवर्क के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए जा रहे हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहला प्रश्न है डाई एथिल ईथर बनाने के लिए विलियमसन संश्लेषण का रासायनिक समीकरण लिखिए और ईथर की शुद्धता की जांच कैसे करेंगे। काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, पढ़ाया गया है, इसको कॉपी में सॉल्व करेंगे। दूसरा प्रश्न है डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए। इसकी निम्न के साथ अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण भी लिखना है। पहला है माने डाई एथिल ईथर की क्रिया PCl5 के साथ लिखना है, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ लिखना है और क्लोरीन के साथ लिखना है। तो डाई एथिल ईथर की क्रिया ये हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ दो परिस्थितियों में कराई जाती है, जैसा कि आपको बताया गया है, एक ठंडे में और एक गर्म परिस्थिति में। उसी तरह से क्लोरीन की भी क्रिया दो परिस्थितियों में कराई जाती है, डार्क में और सनलाइट की उपस्थिति में। तो दोनों कंडीशन में रिएक्शन लिखना है। तीसरा प्रश्न है फिनाल बनाने की किन्हीं दो विधियों का रासायनिक समीकरण लिखिए और फिनाल निम्न यौगिकों के साथ क्रिया कैसे करता है, इसका भी रासायनिक समीकरण लिखना है। ब्रोमीन वाटर के साथ, कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ, जिंक के साथ, क्षार और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो कोल्बे विक्रिया है, और चौथा क्लोरोफॉर्म और क्षार के साथ KOH के साथ जो रीमर टीमन रिएक्शन है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं।
चौथा प्रश्न है फिनाल अम्लीय क्यों होता है। इसकी दो ESR अभिक्रियाओं का रासायनिक समीकरण लिखिए, यानी 2 इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखना है। या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि फिनाल अम्लीय क्यों होता है, इसकी बेंजीन रिंग में होने वाली किन्हीं 2 अभिक्रियाओं का रासायनिक समीकरण लिखना है। तो चाहे 2 ESR रिएक्शन पूछा जाए या बेंजीन रिंग में होने वाली अभिक्रियाओं का रासायनिक समीकरण पूछा जाए, दोनों प्रश्न का मतलब एक ही है, एक ही उत्तर लिखना है। पांचवा प्रश्न है किन्हीं 2 विधियों द्वारा एथिल प्राइमरी अल्कोहल का निर्माण कैसे करते हैं। यानी किन्हीं 2 विधियों द्वारा प्राइमरी अल्कोहल का निर्माण है आपको लिखना है रासायनिक समीकरण। और फिर लिखा है किन्हीं 2 विधियों द्वारा प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल में विभेद कैसे करेंगे। तो इसके लिए ल्यूकास परीक्षण लिख सकते हैं, विक्टर मिलर टेस्ट लिख सकते हैं, या ऑक्सीकरण विधि द्वारा पर ये विभेद कर सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। ये जब भी आएगा तो ये 5 नंबर में प्रश्न पूछा जाएगा, लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें से जरूर 1 आध 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे।